तो आइए बात करें, चैप्टर का नाम क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। और जैसा कि आपको ये बात मालूम है कि हम पढ़ रहे थे कि कलेक्शन, जब भी हम इंफॉर्मेशन को कहीं से गैदर करते हैं तो उसके लिए जो हम मेथड्स का यूज करते हैं वो बेसिकली दो होते हैं, सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग मेथड। तो सैंपलिंग के बारे में हमने बहुत सारी बातों को सीख लिया था और टाइप्स ऑफ सैंपल भी हमने सीख लिए थे। और आपने सैंपलिंग मेथड के अंदर इस बात को जान लिया था कि सैंपलिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या था? रैंडम सैंपलिंग और एक था नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम का मतलब क्या था? बोलो। रैंडम मींस वो आपकी बात सही है, लेकिन होता क्या है रैंडम का मतलब? रैंडमली चूज करना। आपको इसमें क्या बोलना चाहिए सर? रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है जिसके अंदर हर आइटम के इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के एज अ सैंपल। नहीं है भैया? अगर 100 आइटम है तो 100 के 100 के पास क्या होगा? इक्वल चांस होगा कि उसको एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाए। ये तो क्लियर है? तो उसी के पार्ट्स को हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी की क्लास को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। क्या लिखा है? मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्या लिखा है? मल्टी स्टेज सैंपलिंग। पहले मुझे तो जानना है इसके बारे में आपसे ये है कि ये किस तरह की सैंपलिंग है? ये रैंडम सैंपलिंग में आती है या नॉन रैंडम सैंपलिंग में आती है? क्या लिखा जरा पढ़ना। नॉन रैंडम सैंपलिंग तो स्टार्ट यहां से हो रही है, इसका मतलब है कि ये कौन सी हुई? ये रैंडम सैंपलिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज अ पार्ट ऑफ रैंडम सैंपलिंग, जिसके अंदर हर एक आइटम के पास इक्वल चांस होगा कि उसको एज ए सैंपल के तौर पे सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है सर, ये होती क्या है? जरा उसके नाम पे ध्यान दो एक बार। मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है कि सर इसमें से अगर आपको किसी भी आइटम को सैंपल चूज करना है तो पहली स्टेज के अंदर ही वो सैंपल की तरह सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको कई सारी स्टेजेस से निकलना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां से सैंपल मिलेगा। That means you have to travel through a number of stages in order to pick a sample. एग्जाम्पल देके बात करूं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको समझ नहीं आएगा कि ये असल में कहने का मतलब क्या है। चलो एग्जाम्पल के अंदर मैं लेता हूं, आपने दो नाम सुने होंगे, एक होता है कॉलेज और एक होता है यूनिवर्सिटी, नॉट स्कूल। क्या बोला? एक होता है कॉलेज, एक होता है यूनिवर्सिटी। क्या इनके बीच का डिफरेंस जानते हो? एक ही होता है क्या? अलग है? अब ये मत कहना सर स्पेलिंग अलग है तो अलग ही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बताओ क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी? नाम सुना है? DU कॉलेज है, कॉलेज है। फुल फॉर्म क्या होती है DU की? दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज है। पक्का? डिफरेंस क्या हुआ फिर? बात तो एक ही हुई। दिल्ली कॉलेज बोलूं या क्या बोलूं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, बात तो एक लगती है। जवाब है नहीं, अलग है भाई। इसमें उतना ही डिफरेंस है जितना एक एटम और एक मॉलिक्यूल में होता है। साइंस में क्या सीखा था बताओ? कि सर बहुत सारे एटम्स को मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है, नहीं है। बहुत सारी बोन्स को मिला के एक बॉडी बनती है। वैसे ही बहुत सारे कॉलेजेस को जोड़कर एक यूनिवर्सिटी बनती है। इसका मतलब साफ हो गया कि सर यूनिवर्सिटी इज ग्रेटर देन अ कॉलेज। क्या बोला? हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय। नाम सुना है? हाँ, विश्वविद्यालय कहते हैं किसको? यूनिवर्सिटी को। और उसके अंदर कई सारे क्या आते हैं? कॉलेजेस आते हैं। स्कूल का जिक्र नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ? अब जब तक ये डिफरेंस आपको समझ नहीं आता तब तक जो एग्जांपल अब देने वाला हूं वो भी आपको ढंग से क्लियर नहीं होता। इसलिए मैंने पहले आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कराया। अभी आगे बात करूं? ठीक है। हमसे कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, कुछ आइडिया? वहां पे इंडियंस को मार रहे हैं, शायद उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं कि 1971 में कैसे हमने इनकी हेल्प करी थी। ईस्ट पाकिस्तान को हमने एक बांग्लादेश बना दिया था। किसने? इंडिया ने। खैर वो छोड़ो, भूल गए वो सब। हमारे पास एक काम आता है कि बांग्लादेश के अंदर जो इंडियंस के साथ में हो रहा है
उसके बारे में ना इंडिया के अंदर पढ़ने वाले सारे के सारे कॉलेज के स्टूडेंट से राय मांगी जाए कि उनका राय क्या है। अब इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने उसमें इतने सारे कॉलेजेस हैं, उसमें लाखों करोड़ों क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। क्या सबसे हम राय मांग सकते हैं? क्या करें? सैंपल ले ले, सैंपल उठा ले। चलो हमने सैंपल के लिए, अब जो एग्जांपल दूंगा थोड़ा ध्यान देना उसके ऊपर। हमने क्या तय करा कि हम पूरे देश में से, पूरे इंडिया में से हम 10,000 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से उनकी राय मांगेंगे और उसी की राय पे हम ये फैसला कर लेंगे कि ये पूरे के पूरे इंडिया की राय है। मैंने क्या बोला एग्जांपल के अंदर? हम सारे इंडिया के स्टूडेंट से उनकी राय नहीं मांगने वाले, हम सैंपलिंग मेथड यूज करेंगे और उसमें से हम 10,000 स्टूडेंट से पूछेंगे सिर्फ, और उसी के बेस पर हम ये तय कर लेंगे कि पूरे इंडिया के बच्चों की राय इस बारे में क्या है, जो हमारे इंडियंस के साथ हो रहा है, जो कहां पर है इस समय? बांग्लादेश में है। ये क्लियर हुआ पॉइंट? अब सवाल ये आता है कि सर क्या वो 10,000 स्टूडेंट्स किसी एक स्टेट से लिए जाएंगे? नहीं, मैंने पूरे देश की बात करी है, तो हम पूरे देश में से लेंगे। अब बताओ यहां पे समस्या क्या है? यहां पर जो प्रॉब्लम क्या है कि सर हर स्टेट में अलग अलग क्या होंगी? यूनिवर्सिटीज होंगी, उसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे कॉलेजेस भी होंगे और उसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे। तो 10,000 बच्चे हम चुने कैसे? तो चलो, हाँ स्टेजेस में, तभी तो नाम क्या रखा गया इसका? मल्टी स्टेज सैंपलिंग का यूज होगा। सर अब कैसे? ध्यान सुनना, यहां पर स्पेस नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर लिख दूं, फिर मैं उसको बाद में रब कर दूंगा। हमने क्या बोला, एक काम करते हैं, 500 यूनिवर्सिटीज को उठाते हैं, चाहे इंडिया में कितनी भी हो, हम सिर्फ 500 यूनिवर्सिटीज को उठाते हैं। ये अच्छा बताओ कितने बच्चे हमको चाहिए थे? 10,000। बात समझ आ रही है? हमने क्या किया, 500 उठाते हैं, जिसमें से 50 सैंपल निकालेंगे यूनिवर्सिटीज का। सब कुछ स्टडी नहीं करेंगे, इसमें से हम 50 निकालेंगे। हुआ क्लियर? नहीं हुआ? अभी तक मैं बच्चों पर नहीं पहुंचा हूं। हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आते हैं? बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बच्चे नहीं, कॉलेजेस आते हैं। थोड़ा ध्यान देना बात की तरफ। अच्छा, हर एक यूनिवर्सिटी से हमने 20-20 कॉलेजेस उठा लिए। अभी तक बच्चों पर नहीं पहुंचे हैं। सैंपल ना तो कॉलेज था ना था यूनिवर्सिटी, सैंपल तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और हर एक कॉलेज में से हमने 10 स्टूडेंट्स को एज अ सैंपल उठा लिया। क्या 10,000 बच्चे हुए? 50 इंटू 20 कॉलेज कितना आया? 1,000 बच्चे, और हर एक कॉलेज में से 10 बच्चे कितने हो गए? अरे वो तो हो गया, हो गया। 10,000 बच्चों का सैंपल निकल गया। क्या तुमने ध्यान दिया? ये 10,000 सैंपल तक पहुंचने के लिए मुझे 3 अलग अलग स्टेजेस से निकलना पड़ा। बुक में चेक कर लो, यही लिखा है कि उसकी 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, 3 या 4 जो भी है। बस समझ आई? अब देख के बताओ इस वाले एग्जांपल के अंदर पहली स्टेज कौन सी थी? बताओ ना सर। पहले हमने 500 यूनिवर्सिटीज में से 50 यूनिवर्सिटीज को एज अ सैंपल निकाल लिया, लेकिन हमें क्या नहीं भूलना चाहिए कि हम सैंपल ना तो कॉलेज को ले रहे थे, ना हम तो सैंपल स्टूडेंट्स को ले रहे थे। अच्छा, हर इसके नीचे क्या काम करते हैं? अलग अलग कॉलेजेस। तो इसमें से हमने 20-20 कॉलेजेस निकाल लिए, नहीं है? तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो गया? 1,000 बच्चे तुम्हारे पास इसमें आ गए, और हर एक कॉलेज में से हमने 10-10 स्टूडेंट्स का सैंपल उठा लिया। अब बताओ 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया? पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, तीसरी स्टेज। क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि सर पहली स्टेज के अंदर ही हमें सैंपल नहीं मिला, हमें सैंपल तक पहुंचने के लिए 3 स्टेजेस को क्वालिफाई करना पड़ गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टी स्टेज। एक से अगर ज्यादा स्टेज आपको लग रही है सैंपल को चूज करने में, तो वो क्या होता है तुम्हारा? इट इज अ मल्टीपल सैंपलिंग। डाउट? गणेश पूछना है कुछ? मैं पूछूं? आगे पढ़ लेते हैं, पूछने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है, अभी आगे बढ़े। अच्छा ये बता दो इसके मेरिट्स क्या है? पहला लिखा क्या है? लिखता है कि नो सैंपलिंग फ्रेम ऑफ पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ?
क्या तुमको लगता है कि एक तरह की ये क्लस्टर सैंपलिंग ही हो रही है? हाँ, ये क्लस्टर ही हो रही है। ये देखो ना, पहला क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर, तीसरा क्लस्टर, नहीं है, ये क्लस्टर ही है। लेकिन इसमें क्या आपने इस वाले पॉइंट पे ध्यान दिया, नो सैंपलिंग फ्रेम ऑफ पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? याद करो क्लस्टर सैंपलिंग में क्या था, आइटम्स मस्ट बी होमोजीनियस। याद करो, साइंस वाले बच्चे अलग, कॉमर्स वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग, था कुछ? क्या इसमें भी ऐसा होगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें स्टडी करने के लिए आपको पॉपुलेशन को अलग अलग तरह के फ्रेम में बांटने की जरूरत नहीं है, ये आसान है करना। नहीं है ऐसा? बोलो भाई, मैं ठीक बोल रहा हूं? आगे बढ़ सकते हैं? चलो नेक्स्ट, मोस्ट इजी अप्रोच फॉर लार्ज पॉपुलेशन। जब आपका यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है ना, व्हेन यू हैव अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो वहां पे कौन सी सैंपलिंग काम आती है? मल्टी स्टेज सैंपलिंग काम आती है। तो आपको लगता है कि जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें सच में यूनिवर्स बहुत ही बड़ा था? पूरे देश की बात हो रही है, हर एक देश के अंदर पढ़ने वाला स्टूडेंट, अरे लाखों करोड़ों की संख्या में होंगे। क्या सबसे बात करना पॉसिबल है? तो क्या किया हमने उसको मल्टीपल स्टेज के अंदर हमने 10,000 बच्चों का सैंपल निकाल लिया, फिर उसी के बेस पर हमने ये फैसला कर लिया कि पूरे इंडिया के बच्चों की राय क्या होगी। सही है? क्या मानते हो कि गवर्नमेंट भी इसका यूज करती होगी? पॉवर्टी को स्टडी करना है, हर एक आदमी की आमदनी कितनी है देश के अंदर उसको स्टडी करना है, कितने लोग टैक्स भरते हैं उनको स्टडी करना है, नहीं है? बहुत चीजें हैं। तो उसके लिए क्या होता है इस्तेमाल? मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़े। अच्छा, इसकी कुछ क्या भी है, कमियां भी हैं। पहले बताना क्या लिखी है? सेवरल सैंपल लिस्ट। हाँ, इसकी अलग लिस्ट चाहिए, इनकी अलग निकालनी पड़ेगी, इनकी अलग निकालनी पड़ेगी, फिर बच्चों को अलग से लिस्टिंग में लिखोगे। इतने खाली हो क्या अपने घर से? लेकिन ये कमी है इसकी। अरे बोलो भाई, ये कमी है? नहीं सर, हम तो पूरे दिन खाली रहते हैं। तो फिर आपके लिए अच्छा है, मल्टीपल स्टेज सैंपलिंग कैसी है आपके लिए? बढ़िया है। नहीं, हाँ, कम से कम टाइम पास तो होगा। अच्छा आगे बढ़े, बात समझ आ रही है? अच्छा, और कमी क्या है? ओहो, नीड मोर मैन पावर। मतलब क्यों? 500 यूनिवर्सिटीज का आपको चाहिए डेटा। एक को वहां भेजोगे अलग स्टेट में, एक को अलग भेजोगे, फिर उसके बाद वो ऐसे करेंगे, फिर इस वाली स्टेज पर आएंगे, फिर इसकी लिस्टिंग अलग बनाएंगे। अरे भैया, उसके लिए आपको लोग भी जो ज्यादा चाहिए होंगे काम करने के लिए। क्या ये सब करना अकेले आदमी की बस की बात है? 10 लोग कर लेंगे? अरे पूरे इंडिया को स्टडी करना है भाई, 20 तो कर लेंगे, 50 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, लोग ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट, ये हो गया पूरा। और क्या रह गया इसमें? जरा देखो, हो गया सारा। अब क्या आता है? नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसका मतलब बताओ। अब सैंपलिंग करेंगे लेकिन रैंडमली नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे। क्या करेंगे? मतलब अब हर एक आइटम के पास इक्वल चांस सेलेक्ट होने का गणेश नहीं होगा। अब हम सोच समझ के सैंपल को चूज करेंगे। अब इसमें 3 तरह की सैंपलिंग आती है। पहला क्या लिखा है? जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग। क्या बोला? कन्वीनियंस सैंपलिंग। क्या जानते हो जजमेंट सैंपलिंग तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम इस क्लास में इसका जिक्र नहीं करने वाले। मालूम है क्या होती है? जजमेंट करना, पहले से ही तय कर लेना कि हम इसी को सैंपल चूज करेंगे। कुछ एग्जांपल दिया ना, क्लास के अंदर प्रिंसिपल मैम आने वाली थी, मैंने एक बच्चे से पहले ही बोल दिया कि तुम पढ़ने में बड़े होशियार हो, जब मैडम आएंगी पीछे खड़े होकर मेरे को देख रही होंगी तो मैं आपको उठाऊंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे उसका जवाब देना, ताकि मुझे अगले साल टीचर ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड मिल सके, है ना। हालांकि ये मैंने सबसे बड़ा नीच काम करा है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कहने का मतलब है कि हर एक बच्चे के पास इक्वल चांस सेलेक्ट होने का नहीं था। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं इसी को एज अ सैंपल सेलेक्ट करूंगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। तो सर अब इस क्लास के अंदर हम जजमेंट सैंपलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये सिलेबस में नहीं आएगा। बोला हाँ हाँ, वो कह रहा है कि हाँ नहीं आएगा। जब बात कर ली तो नहीं आएगा सिलेबस में। मैंने ये कब बोला कि छोड़ दो इसको? मैंने ये बोला ना कि हम इस क्लास के अंदर इसका जिक्र क्योंकि पहले कर चुके हैं, तो ये बोलना कह रहा हाँ, इस सिलेबस में नहीं आया। चलो आगे देखो क्या लिखा है? कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग। पढ़े इसको?
जरा ध्यान देना क्या लिखा है, कोटा सैंपलिंग का मतलब क्या होता है पता है? देखो कोटा सेट कर देना कि इतना तो सैंपल मुझे इसी चीज का ही चाहिए। एग्जांपल दे दूं, हम टीवी बना के बेचते हैं। हम क्या बना के बेचते हैं? टीवी। हमें ये जानना है कि हमारी कंपनी जो टीवी बना के बेच रही है, लोगों की इसके बारे में राय क्या है, क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि इसके अंदर हम और कौन कौन से चेंजेस करें ताकि लोग उसको यूज करके क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। अभी आगे बात करूं, लेकिन मैंने आपको बुलाया इधर आप कौन थे? रिसर्चर, एजेंट। क्या कौन है ये? मतलब कौन है ये? इन्यूमरेटर। याद आया कुछ? ये भी वही है, ये भी वही है। E1, E2, E3। अब मैं इसको एजेंट बोलूं, रिसर्चर बोलूं, बात एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आई? मैंने आपको बुलाया, इसको बुलाया, इसको बुलाया। मैं कौन हूं? कंपनी, और मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूं। मैंने आपको भेजा, आप कौन थे? मेरे इन्यूमरेटर। आप मेरे एजेंट, आप मेरे कौन हो? रिसर्चर, जो मेरे बिहाफ पे घर घर जाकर लोगों से बात करोगे। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? आप बोलोगे सर ये तो हम जान चुके हैं, इसमें नया क्या बता रहे हो? अभी मेरा एग्जाम्पल कंप्लीट कहां हुआ बे? बुलाया, मैंने कहा लकी बैठ, गणेश बैठ, करण बैठ। फिर मैंने आपको लाके चाय पिलाई। मैंने कहा नाश्ता वास्ता किया आप लोगों ने? आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा अगर नाश्ता किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो खुद खाओ जाके, हम नहीं खिलाएंगे। आपने कहा ओके सर। अच्छा, अब मैं तुम्हें इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब तुम्हारा कुत्ता बनने वाला है। अब तुम कहां काम करोगे? फील्ड में काम करोगे। 8-8 घंटे जाके लोगों से मिलोगे, कोई तुमसे अच्छे से बात करेगा, कोई तुम्हारे मुंह पर ही अपना गेट देके मारेगा, और कोई ए से लेके जेड तक गंदी गंदी गालियां भी देगा जो आपको सुननी पड़ेंगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्या करने वाले हैं हम? आप घर घर जाके लोगों से बात करोगे, क्या पूछोगे? हमारा जो टीवी है इस ब्रांड का है, आप यूज करते हो? बोलेगा हाँ। फिर अगला सवाल क्या होगा तुम्हारा कि सर उसको यूज करके आपको फील कैसा होता है? ये एक्सप्रेशन किसी लेडीज के सामने मत दिखा देना, इतने जूते पड़ेंगे। अबे टीवी के बारे में फीडबैक जानने आया है या छेड़ने आया मेरे को? चलो वो तो हम मजाक कर रहे थे, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब तुम्हारा बन गया कुत्ता, तुम चले गए फील्ड के अंदर, घर घर जाके गेट नॉक कर रहे हो। मैंने आपको लिस्ट दी है कि जो भी तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे उसमें 45% राय औरतों की होनी चाहिए, मतलब फीमेल्स की। किसकी होनी चाहिए? कितने परसेंट? 45%। 25% जेंट्स की होनी चाहिए। 45 और 25 कितना हुआ? 70% हो गया। और बाकी 30% बच्चे प्लस बूढ़े जो मिलते हैं। सॉरी, वो तो बच्चे या बूढ़े तो जेंट्स में आएंगे, उसी में आ जाएंगे। मतलब क्या मैं कैसे बताऊं? देखो, यंग वुमेन, यंग मैन, बच्चे और बूढ़े। 45% हमें यंग फीमेल्स का ही फीडबैक चाहिए, 25% हमें यंग मेल्स का चाहिए। कितना हो गया? 70%। और बाकी कितना बच गया? 30%। उसमें बच्चे और बूढ़े की राय लेना। क्या मैंने कोटा सेट कर दिया? फिर सोचो, इसमें 45% राय यंग फीमेल्स की होनी चाहिए। अच्छा, उनकी क्यों बोली मैंने? देयर माइट बी अ रीजन बिहाइंड, क्योंकि फीमेल जो यंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा टीवी देखती है ना। सास भी कभी बहू थी, क्योंकि ससुर भी कभी दामाद था, है ना। वो अब बड़े प्रोग्राम देखे हमने भी अपने बचपन में, है आता था ना, क्यों रिश्तों के भी रूप बदलते, है ना। कुछ याद है आपके? मेरा यहाँ पे गाना सुनने आए हो? अच्छा, हमने बड़ा देखा यार। वो क्या था वो? कचौड़ी जिंदगी की, क्या था वो? कसौटी जिंदगी की। हाँ, आता था कुछ। हाँ, वो बड़ा देखा है यार। मतलब फीमेल्स ने तो हमारे देश में जितने भी यंग वुमेन है इतना चलाया ये सीरियल सारे के सारे, क्योंकि उसमें ना कॉमन बात क्या थी? झगड़े नहीं, सास के साथ, या क्या कहते हैं उसे, हस्बैंड की जो बहन को क्या बोलते हैं? नंद, नंद की, नंदनी, ननंद के साथ झगड़े, है ना। तो काफी मतलब इंटरेस्ट है लोगों को इसमें, स्पेशली कौन? फीमेल्स के ऊपर बात हो रही है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये सिर्फ एक मजाक था, इसको वैसे मत लेना, ठीक है ना। जेंट्स ने भी ये सीरियल्स बहुत देखे हैं, हाँ, लेकिन फीमेल्स की संख्या थोड़ी
ज्यादा होती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? चलो आगे बात करेंगे। क्या मैंने अपनी सैंपलिंग में एक कोटा फिक्स कर दिया कि इतनी तो तुम्हें राय सिर्फ और सिर्फ यंग वुमेन्स की ही जाननी है, इतनी परसेंट यंग मेल्स की, और बाकी जो रह गए वो बुढ़े और बच्चों की रहनी। एक कोटा सेट कर दिया कि इतनी राय तो हमें इतने लोगों से ही चाहिए, और उसी का नाम क्या होता है? कोटा सैंपलिंग, जिसमें आपने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि आपको इतनी राय या इतना जो सोच है इतने परसेंट लोगों से ही चाहिए। अब देखो इसके मेरिट्स क्या लिखा पढ़ना। रिलायबल रिजल्ट्स, मतलब आपको रिजल्ट हमेशा लगभग अच्छे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अब मिक्स नहीं होगा। अब ये तय हो गया कि 45% राय हमें फीमेल से ही चाहिए, तो एग्जैक्टली राय आएगी आपकी कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। नहीं ऐसा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट को आपने फिक्स कर दिया है। अच्छा नेक्स्ट, सस्ता है। क्यों सस्ता क्यों है? सस्ता क्यों है? कोटा सैंपलिंग सस्ता क्यों है? बोलो, कोई आइडिया इसके बारे में? हाँ, ये ज्यादा कामयाब कहां पर होती है? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका स्मॉल होता है, ये वहां पे कामयाब है। तो अगर ऐसा होगा तो आपकी कॉस्टिंग भी कम बैठेगी, खर्चा भी क्या होगा? कम बैठेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बताइए। डिमेरिट्स में आता है, पहला क्या लिखा है? पर्सनल प्रिजुडाइज जो भी है, मतलब भेदभाव करना नहीं है। अब अच्छा मुझे बताओ, ये इसमें भेदभाव कैसे हो सकता है? गलत है ये तो गलत हो गया ना यार। नहीं, आपको क्या मानते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी राय? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 45% कौन है इसके अंदर? फीमेल्स है। आपने 25% सिर्फ और सिर्फ यंग जेंट्स रखे हैं उसमें। अरे इक्वल तो रखो ताकि राय क्या मिल सके? एग्जैक्ट मिल सके। नहीं ऐसा। आगे बताओ क्या लिखा है। जब आप भेदभाव कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो क्या होंगे? एक्यूरेट भी नहीं होंगे। क्या ये कंफर्म है कि 45% फीमेल्स को वो सारे प्रोग्राम्स या टीवी जो है आपकी कंपनी का वो अच्छा लगता होगा? ऐसा नहीं है ना यार, नहीं है ना यार, बोलो भाई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस का मतलब होता है आसान। क्या होता है? लेकिन यहां पे इसका मतलब आसान नहीं है। जरा पढ़ना क्या लिखा है। Convenience sampling, while selecting the sample units, the investigator gives a special attention किस पे? To his convenience, not easiness. इसका मतलब बताओ क्या है? ऐसी सैंपलिंग जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है ये कौन तय करेगा? इन्वेस्टिगेटर तय करता है। अपने हिसाब से करूंगा। क्या बोला? अपने हिसाब से। इधर आ, जा, सैंपल लेकर आ। कैसे करता है मुझे इससे मतलब नहीं है। अब तुम करोगे अपने हिसाब से जो तुम्हें आसान लगता है। अब फिर से एक बात बोल रहा हूं, यहां पे कन्वीनियंस का मतलब इजीनेस नहीं है कि जो उसको आसान लग रहा है वो ऐसे कर रहा है। ध्यान सुनने मेरी बात को। इस वाली सैंपलिंग का इस्तेमाल इन्वेस्टिगेटर तब करता है, मेरे सेंटेंस पर ध्यान देना, इस तरह की सैंपलिंग का इस्तेमाल इन्वेस्टिगेटर तब करता है जब उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने का कोई और मेथड अवेलेबल होता ही नहीं है। उसे कहते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग। क्या एग्जांपल देके बात करूं? ठीक है, 2020 में क्या लग गया था? लॉकडाउन। सारे के सारे अपने घर में थे। मान लो मेरा काम ही किस चीज का है? इन्वेस्टिगेशन का है। क्या मैं कहीं पर भी जाके छानबीन कर सकता हूं? क्योंकि क्या लगा हुआ है? तो मैं किससे पूछूंगा? अपने आसपास रहने वालों से। इसलिए नहीं कि वहां तक पहुंचना आसान है, इसलिए क्योंकि इस समय दूसरा मेथड में इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। नहीं? अरे बोलो भाई। मुझे काम मिलता है पूरे इंडिया के मेल्स की एवरेज हाइट निकालो, कितनी है? मैं कह रहता हूं दिल्ली में, मान लेते हैं कह रहता हूं, मैंने दिल्ली के ही लोगों की वो निकाल ली, हाइट निकाल ली, और उसी को बोल दिया कि भाई इंडिया, एक एवरेज इंडियन की हाइट इतनी है। किस बेस पर? सिर्फ दिल्ली के लोगों के हाइट के एवरेज पे बेस पर। क्या आसान था इसलिए किया? नहीं, क्योंकि मैं पूरे कंट्री के अंदर जाके सबकी हाइट का सैंपल नहीं ले सकता। इसलिए मैंने जो यूज करा वो क्या था? तुम्हारा कन्वीनियंस सैंपलिंग। बात समझ आई? रिपीट करिए, मतलब क्या कहने का। कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? सर ऐसी सैंपलिंग का मेथड जिसमें
तो हम उसको यूज कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि इसमें हम अपनी आसानी देखते हैं कि हम किस में ज्यादा क्या है, कंफर्टेबल है, इजी है, नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ द अदर मेथड्स वी हैव टू यूज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। क्या कह रहे हो? क्या जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का आप क्या मुझसे एग्जांपल पूछ रहे हो? देखो, अच्छा आप मुझे बताओ कि और कौन से मेथड लगते हैं आपको? जैसे मान लो कि अभी 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 हमने एग्जांपल लिया था किसका, कोविड का। पूरे इंडिया में क्या लगा हुआ है, लॉकडाउन, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही आप सैंपलिंग के लिए बाहर आए, पुलिस ने आपके लाठी फेंक फेंक के मारी यहाँ पे, तो आपका जो पसौंडा है वो और हो गया बड़ा। फिर आपने ठान लिया कि मैं अपने घर से ही लोगों से बात करूंगा, समझ आया? तो आपके जो रिश्तेदार थे, आस पड़ोस के थे, या जिन जिन के नंबर आपके पास थे, आपने उनसे पूछ लिया और आपने एक राय लिख दी। अब ये बताओ कि इसके अलावा और कौन सा मेथड है उस टाइम आपके पास सैंपल को लेने के? बोलो। नहीं है ना? वही तो मैंने बोला कि उस समय कन्वीनियंट मेथड वही है कि आप अपने आसपास के लोगों से सैंपलिंग ले लो। बात समझ आई? तो इसका इस्तेमाल कब होगा? बोलो, जब आपके पास कोई दूसरा मेथड गैदर करने का नहीं होता है। तो आपको मजबूरी में अपनी इजीनेस के हिसाब से कि आप कहां कंफर्टेबल हो या सैंपल लेना आपके लिए कहां पे आसान है, आप वहां से लेते हो। आप पढ़ेंगे कि इसके क्या पढ़ेंगे, मेरिट्स। जरा पढ़ना। क्यों? सस्ता है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपको जहां लगता है आसान आप वहां पे जाके अपनी सैंपलिंग इकट्ठी कर लेते हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके हाथ में है? आपके रिश्तेदार के नंबर आपके फोन में होंगे, दोस्त आपके आसपास ही रहते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली सैंपलिंग करना काफी, इस पे आपकी कमांड काफी आसान हो जाती है। आगे डिमेरिट्स क्या लिखा हुआ है? क्या दिल्ली के लोगों की हाइट पूरे इंडिया की हाइट को रिप्रेजेंट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो लिखा हुआ है, लेकिन आपने कहां के लिए सैंपल खाली? क्योंकि दिल्ली तक जाना आपके लिए आसान था, आप पूरे इंडिया की हाइट को कवर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने खाली दिल्ली दिल्ली के लिए ली अपनी आसानी के हिसाब से। नहीं है, बट फिर भी वो एक सही रिप्रेजेंटेशन या सैंपल साबित नहीं होगा। क्या पता कि दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे छोटे ही हैं? क्या पता? नहीं है। लोकेशन के भी हिसाब से भाई हाइट होती है, नहीं है? आपने एक नाम सुना है स्टेट का, आपका उत्तराखंड? वहां के लोग क्या काफी लंबे होते हैं? क्योंकि उनकी ब्रीड ही ऐसी है, उनकी ब्रीड ही ऐसी है। वो छोटे होते हैं हाइट में, लेकिन इतने फुर्तीले होते हैं। नहीं, चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है, लेकिन उनके सोल्जर सारे छोटे छोटे और निक्की निक्की आंखों वाले। हाइट में नहीं, एवरेज अगर आप देखो तो उनकी हाइट छोटी होती है, ज्यादा लंबे नहीं है। नहीं नहीं, 6 फीट के तो नहीं होते होंगे, 6 फीट तो नहीं होंगे, 5, 6, 5, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे यार, तो 5, 5, 5, 8, 5, 7 में क्या डिफरेंस है? देखो, जैसे मान लो कि मैं कितना 5, 5 मान लेते हैं, 5, 8 कितना होगा मुश्किल से? ये होगा। बस इंच का तो फर्क होता है, क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है। हाँ या ना? आगे क्या लिखा है? मतलब क्या है इसका? भेदभाव कैसे? तुमने तो भेदभाव पहले कर दिया। और क्या, आपने खाली उनको सैंपल लिया जिन तक पहुंचना आपके लिए आसान था। क्या ये भेदभाव नहीं हुआ उनके साथ जो आपको कुछ और राय भी दे सकते थे? आगे जब आप अगेन क्या कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो सैंपलिंग में, और जब ये हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट भी कैसे आएंगे? अनसेटिस्फैक्टरी। आंसर आपका कभी सही आ ही नहीं सकता, गलती आएगा। क्लियर है? अब यहां तक अगर कोई बात आपको पूछनी है तो पूछ लीजिए। इसे क्लोज करें, बाद में करेंगे। चलिए, गुड।